नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की पुनरावृत्ति कक्षा में। जी हाँ, पुनरावृत्ति, क्योंकि पाठ्यक्रम हमारा PA1 का जो है पूरा हो चुका है। अब सिर्फ दोहराना रहता है, तो अब जो कमी पेशी रह गई है तो आप दोहराई के समय पूरा कर लीजिएगा, ताकि जब एग्ज़ाम हो, पेपर हो, तो उसमें कोई अंक ना कटे, कोई समस्या ना आए। अगर अभी पुनरावृत्ति के समय कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप प्रश्न पूछकर उसे हल कर सकते हैं। जब भी आपको कुछ पढ़ना है, दोहराई किसी भी विषय की करें, सिर्फ हिंदी की ही नहीं, आपको टेक्स्ट बुक जो आपकी लगी हुई है पाठ्यपुस्तक के, जिस पाठ की, जैसे पहला पाठ हम कर रहे हैं नेताजी का चश्मा, तो यह पाठ आपको शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से पढ़ना है, पहली बात। और पढ़ने का मतलब होता है कि वो आपको समझ आना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा कि आपने पढ़ा क्या है। तो आपको उसको सारांश उसका पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते समय ऐसे शब्द आएंगे जिनका अर्थ नहीं मालूम, उसे आप रेखांकित करें उस शब्द को, और फिर उसका अर्थ या तो किसी से पूछ लें या आप शब्दकोश देखना सीखें, और जो गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको अर्थ मिल सकता है। फिर होता है कुछ पंक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनका भाव या आशय स्पष्टीकरण करना होता है। बहुत महत्वपूर्ण सी पंक्ति होती है जिसका दूसरा अर्थ प्रमुख होता है, तो इसलिए अगर कोई ऐसी पंक्ति है तो उसे रेखांकित करें, क्योंकि उससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न हमें प्रश्न पत्र में मिल जाता है। अगर समझ नहीं आई है तो पूछें अवश्य, उसे छोड़ें ना। फिर आप जो आपने प्रश्न अभ्यास है वो तो करना ही करना है, लेकिन बीच में जब पढ़ते जा रहे हैं तो उस अनुच्छेद के पास कि इस अनुच्छेद में एक प्रश्न बन सकता है, इस अनुच्छेद में यह प्रश्न बन सकता है, तो उसको संकेत रूप में अवश्य लिख लें। क्योंकि एक व्यक्ति के, मान लो अगर मैं सोच रही हूँ, एक स्टैंडर्ड से रिलेटेड मेरे मन में 4 प्रश्न आए, आपके दिमाग में हो सकता है उन चारों से अलग 2 अन्य प्रश्न भी हों, तो पेपर में कोई संभावना ही ना रहे कि हमें कोई प्रश्न ना आता हो। तो आप जितने प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, आप कोई भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, तो उसे संकेत रूप में अवश्य लिख लें। तो अब हम करते हैं इस पाठ की पुनरावृत्ति, नेताजी का चश्मा। तो सबसे पहले कोई भी पाठ हम पढ़ते हैं, अगर गद्य का है तो उसकी विधा हमें अवश्य पता होनी चाहिए कि पाठ की विधा क्या है, कि गद्य की अनेक विधाएं होती हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो यह पाठ जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा है, किस विधा में है। तो जो हम पाठ पढ़ रहे हैं नेताजी का चश्मा, इस पाठ की विधा है कहानी। अब जब हमने पाठ का परिचय पढ़ा, पाठ से भी पहले लेखक परिचय के नीचे दिया गया है, तो वहाँ पर पाठ के परिचय में 2 मुख्य बातें दी गई हैं कि लेखक के अनुसार देश और देश प्रेम क्या है। तो ये डेफिनेशन आप वहाँ से पढ़ें, उसे रेखांकित मैंने आपको पहले भी करवाया था, उसे याद करें, और जब आप उत्तर लिखें तो अच्छा होगा आप अपने शब्दों में लिखें, क्योंकि जब आप अपने शब्दों में लिखते हैं आपकी रचनात्मकता दिखती है, आपकी कल्पना शक्ति दिखती है। तो बोर्ड भी कहता है कि उस बच्चे को 5 अंक पूरे पेपर में इस बात के अधिक दिए जाएं। सिर्फ रटकर या टीचर द्वारा लिखवाया हुआ ही आप ज्यों का त्यों लिख दें तो संभावना है उसमें कहीं नंबर कट रहा हो, और आपने अपने शब्दों में लिखा है तो वो वहाँ पर आपको पूरा मिल सकता है, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो समझकर अपने शब्दों में लिखना शुरू करें। फिर जो पहला अनुच्छेद शुरू होता है उसमें प्रश्न क्या क्या बनते हैं। नगर पालिका का जिक्र आया है कि नगर पालिका क्या होती है, ये पूछ सकते हैं, ये ऐसे से रिलेटेड हो जाएगा। पाठ में नगर पालिका क्या काम करती है वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसमें है नगर पालिका कस्बे की विशेषताएं, कस्बा कैसा है, पहले ही अनुच्छेद में है सभी प्रश्न। कस्बे की विशेषताएं लिखनी है कि कस्बे में कैसे स्कूल है, सिनेमा घर है, सड़कें कैसी हैं, ये सब कुछ आपको लिखना है। फिर है कि जिस पर पूरा पाठ आधारित है, नेताजी की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, तो वह मूर्ति किसने लगवाई और क्यों लगवाई होगी। किसने लगवाई का उत्तर भी पहले ही अनुच्छेद में है कि प्रशासनिक बोर्ड अधिकारी ने लगवाई। क्यों लगवाई होगी, क्योंकि जब कोई कार्य करता है तो हम चाहते हैं हमारा नाम हो। जो अफसर लोग होते हैं या ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों का तो ये खास मकसद रहता ही है। एक तो ये मकसद हो सकता है, और दूसरा क्योंकि हम उन महापुरुषों से प्रेरित होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो लोग हैं, जो जनता है या आने वाली पीढ़ियां हैं या हमारी युवा पीढ़ी है, वह भी उस महापुरुष के बारे में जाने
और उनसे प्रेरणा लें। ये मुख्य उद्देश्य होता है। फिर हम लिखेंगे, पूछा जाएगा, प्रश्न आता है आगे, मूर्ति का कार्य स्थानीय कलाकार को ही क्यों दिया गया होगा? स्थानीय कलाकार, लोकल जो वहाँ का आर्टिस्ट है, उसे क्यों दिया गया होगा? इसके पहले के अंत में और दूसरे स्टैंजे के अनुच्छेद में शुरुआत में इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है आपको। उसमें है कि समय कम रहा होगा उनके पास अब बनवाने के लिए, चिट्ठी पत्री में समय बर्बाद हो गया, जो बजट है उनका कम है, और अच्छे मूर्तिकार से अगर बनवाते हैं तो बजट अधिक हो जाता है। इसलिए जो सारे बिंदु हैं वो आप लिखते हुए लिखेंगे कि स्थानीय कलाकार को इसलिए दिया गया। फिर मूर्ति की विशेषताएं बतानी है। सफ़ेद संगमरमर की है, लगभग 2 फुट ऊंची बनी हुई है। अब उसमें एक शब्द आया है बस्ट। बस्ट किसे कहते हैं? यह प्रश्न अलग से भी पूछा जा सकता है कि टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक के आकार की जो मूर्ति होती है उसे बस्ट कहते हैं। कई बार आप देखेंगे कि आपके पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक की मूर्तियाँ होती हैं, उसे बस्ट नहीं कहते हैं। बस्ट जो कोट के दूसरे बटन तक की होती हैं। फिर मूर्ति को देखकर उसमें नारों का भी जिक्र आया है। प्रश्न आ सकता है कौन से नारे याद आने लगते हैं? तो जो नारे लिखे गए हैं, दोनों नारे, वो आप याद करेंगे और लिखेंगे। फिर है मूर्ति की कमी और उस कमी के अनुमानित कारण। मूर्ति की कमी क्या है? मूर्ति तो बहुत सुंदर बनी है, उसने बताया है, तो फिर उसमें कमी है कि उस पर चश्मा नहीं बनाया गया है, कि पत्थर की मूर्ति है और उस पर शायद बनाने वाला भूल गया है, या किस कारण से उस पर वह चश्मा नहीं है, यानी कि अनुमानित कारण। कन्फर्म नहीं है, लेखक को पक्का नहीं जानता है वह कि क्यों नहीं है, वह अनुमान लगाता है, संभावित कारण ढूंढता है कि शायद जिसने बनाई है उसे बनाना ना आता हो सकता है बनाते बनाते उससे टूट गया हो, बहुत सुंदर बनाने के चक्कर में बारीकी के कारण वह टूट गया है, पत्थर का नहीं उसे बनाना आता है, या उसने बनाया हो, कोई उठा कर ले गया हो निकाल कर मूर्ति पर से, तो उसने अनेक कारणों के बारे में बताया, अनुमान लगाया है। फिर एक बहुत अच्छी पंक्ति आती है कि कार्य मूर्ति के महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं, उस भावना का है। कार्य का बड़ा या छोटा होना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है उस भावना कि वह भावना जिसके साथ हमने वह कार्य किया है। काम चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसके पीछे छिपी हुई जो भावना है, अगर सद्भावना है तो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, दुर्भावना है तो बड़ा कार्य भी खराब है, सद्भावना है तो छोटा सा कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहानी के अंत में जो छोटा सा कार्य है, सरकंडे का चश्मा एक बच्चे के द्वारा, और दूसरा भी जो चश्मे वाला है कैप्टन, वो चश्मा लगाता है। कहने को बहुत बड़ी बातें नहीं हैं अगर हम कहें, लेकिन जो भावना है उसके पीछे छिपी हुई देश प्रेम की भावना, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति प्रेम की भावना, सम्मान की भावना, वह बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पान वाले का चरित्र चित्रण आपने लिखना है कि उसकी क्या क्या खासियत है, वो पूरा अनुच्छेद दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ेंगे। फिर पूरा पाठ पढ़कर हालदार साहब की कौन सी विशेषताएं सामने आती हैं। हो सकता है हर व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं, अवगुण भी होते हैं, तो उनमें आपको कौन कौन सी कमियां और खूबियां लगी वो लिखेंगे। पान खाते हैं, अपने कार्य में को नियम से उनका 15 दिन बाद वहाँ जाना होता है, उनकी काम करने में उनकी निष्ठा है, देशभक्ति का भाव है। नेताजी की मूर्ति के सामने अटेंशन में खड़े होना क्या दिखाता है कि वो राष्ट्रीय महापुरुषों का, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। तो इस तरह से आप उनके बारे में लिखेंगे। फिर हालदार के मन में चश्मे वाले की छवि जो उभरती है, एक तो उन्होंने सिर्फ नाम सुना है चश्मे वाले का, कैप्टन पान वाले के मुंह से, और एक जब वास्तव में उस कैप्टन को देख लिया तो दोनों छवियों में क्या अंतर है। पहले क्या सोचा था कि बहुत लंबा तगड़ा हरिशपुर सिपाही होगा, ऐसा होगा व्यक्ति, और बाद में देखा तो उसे कैसा पाया, तो दोनों में भिन्नता आपको पता होनी चाहिए। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आई है, क्या होगा उस कौम का। तो ये पंक्ति स्वार्थी जो मानसिकता है आज के मनुष्य की, उस पर व्यंग्य करती है कि लोग जो है अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक अपने आदर्शों को गिरा देते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, दूसरों का अपने देश तक को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इस पंक्ति का आप आशय स्पष्टीकरण करेंगे। फिर है सरकंडे का चश्मा जो है हालदार साहब के लिए किस चीज़ का प्रतीक है। क्या सिर्फ एक सरकंडे का चश्मा है वो? नहीं, उनके लिए आशा का प्रतीक है, उनके मन में देशभक्ति जो नई पीढ़ी में बची हुई है उसका प्रतीक है। कि किस अर्थ में लिया कि जो हमारी भावी पीढ़ी है उसमें हमारे संस्कार इतने गहरे बैठे हुए हैं कि कोई भी स्थिति हो वह हट नहीं सकते हैं। तो आशावादिता का प्रतीक है।
प्रसन्नता उन्हें मिलती है इस कार्य को देखकर। फिर है छोटी सी बात क्या थी। छोटी सी बात यही थी कि किसी बच्चे ने जैसे तैसे एक चश्मे का आकार दिया सरकंडे से और उसे मूर्ति पर लगा दिया। कि बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से निरीक्षण करते हैं किसी भी चीज़ का, उसे ध्यान से देखते हैं और उसे करते हैं। संभवतः उस बच्चे ने चश्मे वाले को देखा होगा चश्मा लगाते हुए। जब उसने देखा कि कई दिनों से चश्मा नहीं है तो उसने अपना प्रयास किया और उस कार्य को पूरा किया जो कैप्टन की मृत्यु के बाद कोई नहीं कर रहा था। पाठ में जो है मुख्य बातें कहानी में यही हैं। अब है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन से जुड़ी 2 बातें। 12वां, 13वां, 14वां प्रश्न जो है ये जो हमारे ग्रामर में व्याकरण से संबंधित पाठ है वहाँ पर काम आता है और प्रायः इनमें से प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाता है। तो जो 12वां प्रश्न है उसमें निपात दिए गए हैं। निपात छांटने और उनसे वाक्य बनाने। पहली बात, निपात क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, पद परिचय में काम आएगा। जो बल डालने वाले शब्द होते हैं उन्हें निपात कहते हैं। ये आपको पाठ में जो आए हैं वाक्यों में से ढूंढ कर लिखने हैं। 13वां और 14वां प्रश्न है वाच्य बदलने का। कर्म और भाववाच्य बनाने हैं। वह हमने अभी कल ही उसका टेस्ट लिया था, वह हो चुका है। फिर भी आप अन्य 5 वाक्य पाठ से निकालें और उन्हें बदल कर लिखने का प्रयास करें वाच्य बदल कर। फिर पाठ जहाँ खत्म होता है बहुत अच्छा सा एक निबंध दिया गया है। श्रेष्ठ आलोचक निबंध लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देश प्रेम। इतनी सुंदर भाषा, सुगठित भाषा है इनकी, बहुत प्रभावशाली भाषा है। तो जब आप देश से संबंधित कोई अगर निबंध लिखना आता है तो इनके इस निबंध से आप पंक्तियाँ छांट कर लिख सकते हैं, या इन अनुच्छेदों को जो इनके निबंध में हैं आप अपने में जोड़कर बहुत प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं ताकि आपको पूरे 10 में से 10 अंक प्राप्त हो सकें। बस वर्तनी का ध्यान रखना है, भाषा की शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखना है। तो इस पाठ की पुनरावृत्ति पूरी होती है। अगली वीडियो में अगले पाठ की दोहराई के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।